नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री के सामने आने वाले ज्यादातर मामले जमीन और पुलिस के विवाद से जुड़े थे, जिन्हें सुनकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी जारी किए। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संरक्षण सक्षम महोत्सव मनाया गया, जिसमें ईंधन बचाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यहां पर मौजूद सभी लोगों को ईंधन बचाने का वचन दिलाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से धीरे धीरे ईंधन की खपत ज्यादा होने लगी है, ऐसे देखकर लगता है कि आने वाली पीढ़ियां शायद ईंधन इस्तेमाल ना कर पाए। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए सक्षम महोत्सव हर साल मनाया जाता है और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। एक सक्षम एक नाम दिया है संगठन का, उसके माध्यम से पेट्रोल की बचत के लिए, ऊर्जा की बचत के लिए और पेट्रोलियम विभाग के माध्यम से पेट्रोल का कम खपत हो, चाहे सीएनजी के माध्यम से, हाइड्रोजन के माध्यम से, इलेक्ट्रिक बसें जो चलती हैं उसके माध्यम से कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। आज वो समाज में एक जन जागरण, यहाँ गोष्ठी का आयोजन था उनका, और इसी तरह समाज में एक जन जागरण करते हैं जो अमृत महोत्सव 75 वर्ष का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, बच्चों के माध्यम से बाकी लोगों को बुलाकर कैसे पर्यावरण शुद्ध रहे, यानी जल का भी बचत हो, पेट्रोल का भी बचत हो, आगे 50 सालों बाद देश की स्थिति एक मजबूत बनी रहे, इसके लिए आज एक गोष्ठी था। मैं भी आया था उसमें कार्यक्रम में, हमें बहुत अच्छा लगा। पेट्रोलियम विभाग के समस्त अधिकारी, अपने परिवहन विभाग के अधिकारी थे, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विद्यालय के बच्चे भी भाग लिए, उनको भी सम्मान किया गया। यानी समाज के सभी लोग जुड़ रहे हैं और आगे कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, जो पूरे विश्व में जो तेल है ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला। जो आज तक जितने भी हमारे पास जो तेल की कुएं, अगर उन आंकड़ों को हम देखते हैं तो लगभग 2 दशक या 2.5 दशक से ज्यादा ये तेल नहीं रहने वाला। तो इसलिए या तो हम उस तेल को आज हम अच्छे से यूज कर लें, हम अपने बच्चों को पूरा ज्ञान दें कि उस जो तेल की खपत है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या तो उसको यूज कर लें, या हम अपने जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं उनको हम एक्सप्लॉइट कर लें। ऑल्टरनेट सोर्सेज में जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इसके ऊपर पूरे देश में बहुत कार्य हो रहा है। और ये है कि आज की डेट में जो पहले लिथियम आयन बैटरीज थी, उसको अब हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ने उसमें एक एल्यूमिनियम आयन बैटरी के साथ कार्य कर रहे हैं, जो कि हमें पूरी उम्मीद है कि सक्सेसफुल तो हो ही चुका है, लेकिन हमें इसकी अभी वायबिलिटी के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं ताकि ये इसको हम और काम कर सके, मतलब ये और वायबल हो सके। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन के ऊपर काफी कार्य हो रहा है कि जो हाइड्रोजन जो सेल है तो वो उसके ऊपर अभी दिल्ली में डीटीसी के साथ हमारी 50 बसेस चल रही हैं, बड़ौदा रिफाइनरी में हमारी 10 बसेस चल रही हैं, जो कि बड़ौदा से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक हमारी बसेस चल रही हैं। तो वहां पे भी हमें जो ये है कि सक्सेस मिल गई है, लेकिन इसको हमें कमर्शियली कैसे वायबल करना है, ये सारे ऑल्टरनेट फ्यूल्स हैं जिसके ऊपर हम हमारी तेल कंपनियां काफी काम कर रही हैं। बाकी जो सीएनजी है, आज जो हमारी एनर्जी बास्केट में जो सीएनजी का जो पूरा योग्य है वो 6 से 6.5% है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये कहा है कि हमें 2030 तक हमें ये 15% तक लेके जाना है, क्योंकि विश्व में आज की तारीख में ही 20% से ऊपर है, 26% के करीब है। तो अब सीएनजी में भी हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और हम उसके ऊपर काफी कार्य कर रहे हैं। हाँ, जो पेट्रोलियम पदार्थ है अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा पर्यावरण को काफी नुकसान हो।
लखनऊ में जल शक्ति मंत्री सत्यदेव सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस और प्रदेश में सपा की सरकार थी तब लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता था, लेकिन 2014 से सरकार का पूरा ध्यान गरीबों के सशक्तिकरण पर है। देश के अंदर पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जल के क्षेत्र के बहुत काम कर रही है। देश के अंदर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार दोनों मिलकर जल के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज के लिए बहुत जरूरी है कि पानी की कमी बाधा ना बने, इसलिए देश की नदियों के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले का मुख्य आरोपी मुर्तजा को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। सोमवार सुबह एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे फिर से 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रिमांड में रखने का आदेश जारी हुआ। इससे पहले उसे 7 दिनों के रिमांड पर रखा गया था। इस मुर्तजा के परिवार ने एटीएस को बताया है कि रैगिंग के कारण उसने आईआईटी का हॉस्टल छोड़ दिया था और वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था। इस कारण उसे परिवार के साथ मुंबई में रखकर आईआईटी में पढ़ाया गया। फोन आ रहा है। गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर सुरक्षा एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भारी सुरक्षा के बीच अहमद मुर्तजा को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि यूपी एटीएस की जांच में पता चला है कि मुर्तजा विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उसके मोबाइल और लैपटॉप में जाकिर नाइक के वीडियो भी मिले। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पर भी बेहद सक्रिय है, कुछ प्रतिबंधित साइटों से भी जुड़ा हुआ है। कश्मीर फाइल्स के बाद अब श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर आंदोलन पर आधारित ऐतिहासिक पहलुओं पर राम का गुणगान फीचर फिल्म बनाने की तैयारी। उड़ान एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्माता निर्देशक एल कॉटिस, प्रोड्यूसर संजय दुबे, पंकज शुक्ल, रविकांत व्यास के द्वारा श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर फिल्म का प्रोमो उद्घाटन आचार्य सत्येंद्र दास और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास, सहायक पुजारी प्रदीप दास की उपस्थिति में किया गया। साथ ही साथ फिल्म की सफलता के लिए संतों महंतों की ओर से फिल्म की पूरी टीम को आशीर्वाद दिया गया। हिंदू परंपरा की वजह से जो हजारों वर्षों से हर भारतीय के जीवन में रची बची है, हिंदू पर बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि राम का जन्म है और राम का अवतार किस लिए हुआ? गोद धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जिस रूप में भगवान राम का अवतार हुआ राक्षसों का विनाश करने के लिए, वैसे आज के दिन में जो भी कार्य होगा वह पूर्णतया सफल होगा। और जैसे राम का आदर्श है उसी प्रकार से इसके माध्यम से राम का आदर्श की स्थापना होगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके के कानावानी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक झुग्गी में भयंकर आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि पास की गौशाला तक जा पहुंची। गौशाला में मौजूद पशुओं में भगदड़ मच गई। आग लगने की वजह से दर्जनों पशुओं की मौत हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये घटना इंदिरापुरम थाना इलाके के कानावानी गांव की है। कबाड़े के इसमें आग लगने के कारण मेरी सारी गौ माता की हत्या हो गई, जो कि जल के नष्ट हो गई है। कितनी गाय थी? भैया 100+ गायों की सेवा कर रहा था, जो कि बिना दूध देने वाली गाय होंगी। यहाँ अभी मैं तुरंत ही पहुंचा हूँ। इसकी बाकायदा जो है हमारे जो अधिकारीगण हैं वो अभी इसकी डिटेल एक रिपोर्ट बनाएंगे और डिटेल रिपोर्ट बनाने के बाद सारी चीजें उसमें घटना कैसे घटित हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, रीजन क्या था, ठीक है, और जो भी उसमें जितनी भी गायों की डेथ हुई है
प्राइमा फेसी अभी जो है देखने में जो आ रहा है लगभग 15 से 20 गायों की डेथ हुई है और इसको जो है और डिटेल में जो है वो जांच करके। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 39 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजा तस्करी करके लाते थे और कानपुर समेत आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। वहीं स्वाट टीम ने सभी शातिर तस्करों को धर दबोचा। घटना का खुलासा करते हुए एसीपी त्रिपुरारी पांडे का कहना है कि पकड़े गए लोग छत्तीसगढ़ से गांजा सप्लाई कानपुर, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी में करते हैं। वहीं अब इन लोगों से पूछताछ चल रही है कि आखिर इनके साथ और कौन कौन लोग हैं और ये लोग कहां से माल लाते हैं। राहुल क्या नाम है? प्रदेश भर में एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला सशक्तिकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। सीएम योगी के दोबारा सीएम बनते ही यूपी में योगी सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि सरकार ने पूरी तरह से हर गलत गतिविधि पर सख्ती कर दी है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस दिन और रात इस मुहिम में लगी हुई है। किसी भी प्रकार से किसी महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो सके, इसको लेकर लखनऊ पूर्वी डीसीपी अमित कुमार आनंद ने बताया है कि हमारे पुलिस हर वक्त मुस्तैद है। सड़कों पर, चौराहों पर, मुख्य स्थान जहां पर लोगों का आना जाना अधिक है, वहां पुलिस सादी वर्दी में मौजूद रहती है। ये मिशन शक्ति के अंतर्गत पूर्वी जोन लखनऊ कमिश्नरेट के अंतर्गत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें जितने भी भीड़भाड़ वाले एरियाज हैं, पार्क्स है या ऐसे बाजार्स है, वहाँ पे हमारी लगातार पुलिस टीम गश्त करती है। साथ ही जो हमारी एंटी रोमियो टीम्स है वो भी लगातार निगरानी रखती है। अगर ऐसा कोई भी अवांछनीय व्यक्ति पाया जाता है जो गलत कार्रवाई कर रहा होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, साथ ही हिदायत भी जाती है। और अब खबर है लखनऊ से, जहां पुलिस आयुक्त ने अपराधियों पर नियंत्रण और फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पुलिस की टीम ने फरार आरोपी राजकमल और पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल राजकमल ने अपने भतीजे कुलदीप मौर्य को जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किया और मौके से फरार हो गया था। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर से हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके बाद लॉकर ग्राहक संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कमिश्नर से मिलकर जल्द से जल्द ज्वेलरी वापस दिलाने की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक के लॉकर से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी चोरी हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि बैंक मैनेजर और लॉकर इंचार्ज समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। कमिश्नर से मिलने आए थे। हमारे लॉकर संबंधित मतलब जो हमारे लॉकर से लूट मार हुई है सेंट्रल बैंक के लॉकर से, उसी के सिलसिले में हम लोग आए वहाँ मिलने कमिश्नर से। कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया आपको और जो आपका जो लॉकर में जो ज्वेलरी रखी थी उसकी क्या लिस्ट ली उन्होंने? लिस्ट तो हम एफआईआर के साथ दे चुके हैं, कईयों की आज गई है लिस्ट उनको पहुँच चुकी है। मास्टरमाइंड का जो लॉकर इंचार्ज था वो भी हाजिर हो गया। आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जाएगा, गहन पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ हम लोग इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे तथा उसके अंदर इनकी जो विभिन्न प्रॉपर्टीज हैं इनके पास उसको भी अटैच किया जाएगा। पुलिस अब इनको पीसीआर पे लेकर और जो बरामद। लखनऊ में बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें ठाकुरगंज डिवीजन के बालागंज, जल निगम रोड और आसपास के इलाकों में चेकिंग की गई। संजीव मिश्रा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत लोगों के पोल से मीटर तक केबल चेक किए गए। जिनके भी केबल बीच में कटे हुए पाए गए उनको निर्देश देकर कहा गया कि वो या तो खुद जाकर विभाग को बताएं, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान सभी लोगों से अपील की गई, कहा गया कि बिजली की बचत करें।
आइडिया लग जा रही है, उसको हम लोग समझ लें कौन से एरिया में कहाँ चोरी हो रही है, तो मॉर्निंग रेड उस पर चलेंगी। मॉर्निंग रेड वो भोर में 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक में, उसमें विजिलेंस टीम भी अपनी तैयारी कर रखी है। अब कहाँ होगी कैसे होगी इसको नहीं बता सकते हम, लेकिन यह है कि वो अभियान जल्दी चलने वाला है। तो अब सब लोगों का सहयोग रहेगा तो लाइन पे आ जाएगी। और खबर लखनऊ से है, जहां पीजीआई इलाके में स्थित मनी माउंट स्पा सेंटर में रविवार को संचालक ग्राहक के बीच विवाद हो गया। लेन देन को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गई। संचालक ने ग्राहक की कर्मचारियों संग मिलकर पिटाई कर दी। आरोप है कि ग्राहक को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसका सिर फट गया। वहीं गंभीर अवस्था में ग्राहक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ग्राहक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन कर रही है। लखनऊ के गणेशगंज नागरिक समिति लखनऊ की ओर से रामनवमी के मौके पर एक विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामी कवियों ने शिरकत की। प्रतापगढ़ से कवि भोलेनाथ अधीर, सीतापुर से कवि कमलेश, लखनऊ से कवि अशोक अरविंद झा और कवि प्रमोद द्विवेदी समेत कई कवि मौजूद रहे। आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद पहला सम्मेलन गणेशगंज में रहा। अध्यक्ष पंकज भार्गव, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू, मीडिया प्रभारी सचिन श्रीवास्तव, संस्कृत मंत्री राकेश भार्गव, कोषाध्यक्ष संजीव चतुर्वेदी और महामंत्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता मौजूद रहे। कहना करना चाहेंगे कि मतलब हर शाम जो है राम के नाम कदर होनी चाहिए और ये हमेशा कहते हैं कि होता रहे और हर साल होता रहे। ये जो है असल में जिस पार्क में हम कर रहे हैं, तो इसकी एक प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इधर जो है कई वर्षों क्या 2 साल जो कोरोना के बीते हैं उसमें नहीं हुआ है, नहीं तो ये पिछले 11 साल से हम रामनवमी के अवसर पर ये कवि सम्मेलन यहाँ पे आयोजित करते हैं और क्षेत्र की जनता और आसपास के क्षेत्र की जनता जो है यहाँ पे शिरकत करती है इसमें और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम होता है। आज एक प्रतिष्ठित मंच बन गया ये और यहाँ पे कवि खुद ही लालायित होते हैं। लखनऊ में तेलुगु एसोसिएशन की तरफ से रामनवमी के मौके पर भव्य पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि बीते कई सालों से लखनऊ तेलुगु एसोसिएशन के बैनर तले साउथ इंडियन और तेलुगु परिवार को नवरात्रि पर आमंत्रित किया जाता है। तेलुगु एसोसिएशन की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा साउथ इंडियन लोग जुड़ें और मिलकर पूजा करें। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 200 से 250 लोग शामिल हुए। ये हम लोग लगभग पिछले ये 1947 की संस्था है। पहले आंध्र एसोसिएशन लखनऊ हुआ करता था, उसके बाद 2000 हम लोगों ने 10-11 में तेलुगु एसोसिएशन लखनऊ बनाया गया। उसके बाद पिछले का हमको लगता है कम से कम 50 साल ऊपर हो गया है एसोसिएशन सारा ये पूजा करते हुए। 2011-12 से तेलुगु एसोसिएशन लखनऊ बना आंध्रा से। उसके बाद हम सब लोग संगठन में हुए हैं। हमारे साल 4 हम लोग मेन कार्यक्रम होता है, जिसमें हम गणेश चतुर्थी से शुरुआत करते हैं, गणेश चतुर्थी करते हैं। उसके बाद वनभोजन कार्यक्रम, पिकनिक करते हैं। उसके बाद हम लोग उगादी तेलुगु एसोसिएशन की तेलुगु न्यू। रायबरेली में खेतों की रखवाली करने गए किसान की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गांव में जानवरों से अपने खेत को बचाने के लिए किसान ब्रजलाल यादव रात को खेत में सोने गए थे। इस दौरान रात को किसान ब्रजलाल की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। ये ब्रजलाल नाम था इनका, ब्रजलाल यादव। पिता का नाम स्वर्गीय राम प्यारे यादव, निवासी पूरे सिद्धत सिंह। और ये ही इनका एक खेत था। इसी खेत पे 2 मचान है, तो कभी इस मचान पर रहते थे, कभी उस मचान पर जानवरों की सुरक्षा के लिए। तो इनकी रंजिश थी क्या? नहीं, किसी कोई रंजिश, मतलब ऐसा जानकारी में अब ये है कि और कोई जानता हो तो नहीं कह सकते, बाकी हमारी जानकारी में किसी से कभी तू मैं भी नहीं है। यहाँ गदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम धूता में आज एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है, जिनका ये नाम ब्रजलाल यादव है। इनके सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। मौके पर फोरेंसिक फील्ड यूनिट और थाने सर्कल की फोर्स मौजूद है। इस घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड भी यहाँ पे बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य एकत्रित होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां टैक्सी और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दौरान भिड़ंत में 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। घटना से लोगों में भारी आक्रोश बना हुआ है।
पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस की शह पर इलाके में डग्गा मार वाहनों की भरमार है और इसी के चलते आए दिन हादसे होते हैं। हमारे घर का फोन लगा, हमारे घर का भैया बिटिया ही क्या करके। लखनऊ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार और टैक्सी में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये वाहन है वो सड़क पर पड़ा हुआ है। यानी कि लापरवाही का ये मामला बताया जा रहा है। लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ जिसमें 3 छात्राएं घायल हुई हैं। इस दुर्घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। राजधानी लखनऊ में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पूर्वी पुलिस उपायुक्त और अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी लखनऊ कमिश्नरेट के निर्देशन में पूर्वी जोन की एंटी रोमियो टीम ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मोहल्ला, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर महिला और बालिकाओं को उनके अधिकारों, विमेन पावर हेल्पलाइन 1090 यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया। कानपुर के पांडुनगर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का महानिदेशक डीजीटी नई दिल्ली अतुल कुमार तिवारी ने निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान में चल रहे विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण करके प्रशिक्षार्थियों से बातचीत भी की, जिसके बाद डीजीटी ने कानपुर मंडल के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को सुनकर आगामी नई योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान प्रदेश के प्रशिक्षण और सेवा योजन निदेशक हरकेश चौरसिया भी मौजूद रहे। अप्रेंटिस मेले की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया गया। इसमें कानपुर मंडल के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्यों के साथ उद्योग, श्रम और सेवा योजना विभाग के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां सब्जी मंडी में जमीन पर सब्जी की दुकान लगाए गरीब युवक पर दबंगों ने हमला बोल दिया और उसका सारा सामान बर्बाद कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हर खबर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में गरीब सब्जी विक्रेता की पिटाई कर उसकी दुकान को तहस नहस करते नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में हिट एंड रन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले समोसे के दुकानदार को कार ने रौंद दिया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। आनंद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना से नाराज परिजनों शव को लेकर हंगामा किया। परिजनों ने 50 लाख का मुआवजा समेत परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों को मौके पर पहुंचकर मेयर सत भाटिया ने आश्वासन देकर शांत कराया। आपको ये 4-5 बजे मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं जी, तो अचानक यहाँ टहलने निकले तो कार वाले ने ठोकर मार करके चले गए जी। आपको जानकारी कैसे मिली? यहाँ के पुलिस वाले ने फोन किया जी। क्या बताया आपको? कि आपके भैया का एक्सीडेंट हो गया जी। तो यहाँ के जो जिस गाड़ी ने ठोकर मारी वो गाड़ी वाले गन्ने में उठा करके भैया को डाल देते जी। तब तक यहाँ के लोगों ने हमारे घर दौड़ के गए जी। वहाँ पे हम लोगों को बताया कि ऐसी बात थी। हम लोग दौड़ के आए तो मालूम पड़ा दो लड़के भाग गए। 2 लड़के जो एक्सीडेंट करे 3 थे, 2 भाग गए और एक पकड़ लिया। योगी सरकार 2 में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। इसी क्रम में रायबरेली के थाना मिल एरिया क्षेत्र के राहगी गांव में शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है, जहां शराब माफिया अमन जायसवाल और उसके भाई कोमल जायसवाल पुत्र गया प्रसाद जायसवाल की 2 करोड़ 29 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की है। आपको बता दें कि
शराब माफिया अमन जायसवाल के खिलाफ कई थानों में गंभीर अपराध दर्ज है। वहीं मिल एरिया थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज यहाँ राही में 14 एक गैंगस्टर के अंतर्गत अमन जायसवाल और कोमल जायसवाल, उनके पिता हैं गया प्रसाद जायसवाल, उनकी संपत्ति जो मानी जा रही है कि अवैध रूप से अर्जित की गई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसकी अनुमानित कीमत या इनके घर की और दुकान की लगभग 2 करोड़ 29। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।